सबसे पहले खबर आपको दें, बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए। उन्होंने तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने मुजाहिरीन के कत्ल के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाज़त भी दी। हसीना वाजिद ने इश्तियाल अंगेज़ तकारीर के जरिए मुजाहिरीन के खिलाफ लोगों को उकसाया। साबिक वज़ीर आज़म पर तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन, वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम है। जंगी जराइम की अदालत ने एक और केस में हसीना वाजिद को उम्र कैद की सजा सुनाई। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी सजाए मौत का हुक्म दिया गया है। तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन में 1400 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए थे। हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा अभी तक मफरूर हैं। इंसानियत के खिलाफ जराइम का केस। बांग्लादेश की मफरूर साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के 3 रुकनी बेंच ने सजाए मौत सुना दी। अदालत ने फैसले में कहा कि शेख हसीना को सजाए मौत मोहलिक हथियारों के इस्तेमाल और मौत की अहकामात देने पर सुनाई गई। साबिक वजीर दाखिला असदुल-जमान को भी इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुआवनत पर सजाए मौत सुनाई जाती है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन के कत्ल के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाजत दी। इश्ताल अंगेज तकारीर के जरिए मुजाहिरीन के खिलाफ लोगों को उकसाया। तलबा से मुज़ाकरात के बजाय ताकत का इस्तेमाल किया गया। फैसले में मजीद कहा गया कि साबिक वजीर दाखिला असदुल-जमान और पुलिस चीफ ने हसीना वाजिद के अहकामात पर अमल करके इंसानी हुकूक को पामाल किया। जुराइम को रोकना शेख हसीना और वजीर दाखिला की जिम्मेदारी थी। साबिक वजीर दाखिला और पुलिस चीफ भी शरीक जुर्म है। शेख हसीना के खिलाफ सजाए मौत का ऐलान होते ही अदालत के अंदर और बाहर खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने कसूरवारों को फांसी दो के नारे लगाने शुरू कर दिए। फैसले के बाद कमरा अदालत में तालियों की गूंज भी सुनाई दी। फैसले के बाद बांग्लादेश में हालात खराब होने के खदशे के पेश नजर उबूरी हुकूमत ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए। उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस के तर्जुमान ने कहा कि अदालती फैसला गैर जानिबदार और बिल्कुल शफाफ है, किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। शेख हसीना पर तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन, वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्जाम था। गुज़श्ता साल जुलाई और अगस्त के महीनों में मुतनाज़ कोटा सिस्टम के खिलाफ होने वाले मुजाहरों पर क्रैकडाउन में 1400 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए थे। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म। जमहूरियत का चैंपियन कहलाने वाले भारत की दोहरी पॉलिसी एक सजा याफ्ता खातून को पनाह दे रखी है। भारत अदालतों का सामना करने के लिए हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश के हवाले करे। हसीना वाजिद को भी वापस आकर मुकदमात का सामना करना चाहिए। तज्जियाकारों ने यह राय दी है और हसीना वाजिद का भारत में क़याम सियासी पनाह नहीं बल्कि बयानबाजी की अमाजगा बन चुका है। साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश मौजूदा हुकूमत और अदलिया पर बार बार तनकीद करती हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि भारत सियासी टूल को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आगे बढ़ते हुए कुछ दीगर खबरें शामिल कर लें। फैसल मुमताज़ राठौर 36 वोट से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। तहरीक अदम एतमाद के हक में 36 वोट आए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 44 अरकान हाजिर हुए। 38 अरकान ने वोट में हिस्सा लिया, 2 अरकान ने वोट नहीं दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अरकान की तादाद 53 है। अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट्स दरकार थे। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर कल अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब कल सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने ऐवान से खिताब में कहा कि अवाम के मसाइल को वसाइल के अंदर रहकर हल करना है। कुछ मसले हल हो सकते थे जिसमें ताख़ीर की गई और तब कलम हरकत में आता था साबिक वज़ीर आज़म का जब भूचाल आ जाता था। हमसे चंद फैसले गलत भी हुए। एक्शन कमेटी हकीकत है जिसे तस्लीम करना होगा। बतौर वज़ीर आज़म अहद करता हूँ कि मेरे कलम से ताख़ीर नहीं होगी। पहली बार जाने वाले वज़ीर आज़म ने आने वाले वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहा। पहली बार ऐसा हुआ कि जब कोई जाने वाला आने वाले की तारीफ करेंगे, इस तरह की रवायत वैसे सियासत में नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर साहब का कलम जब पूरी रियासत में भूचाल आ जाता था तब थोड़ी सी अंगड़ाई लेता था, फिर साकित हो जाता था। हमारे कुछ फैसले ठीक थे और कुछ फैसलों की ताकीद की वजह से हमारे कुछ मामला खराब हुए। रियासत के वज़ीर आज़म होने के असर से मेरे कलम की ताकत से कोई मामला हल होता हुआ तो उसमें एक लम्हा भी ताकीज नहीं करूंगा।
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझ पर जो ये एक जिम्मेदारी मुझे सौंपी, मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सेक्रेटरी साहबान जो एक गाड़ी इस्तेमाल करने के मिजाज होंगे, इजाफी चार्ज के बावजूद जिस सेक्रेटरी या हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास, अफसर के पास एक से हटकर कोई दूसरी गाड़ी हुई तो वो अपनी उस सीट से भी हाथ धो बैठेगा। सेक्रेटरीज की असामियों की तादाद 20 से जायद नहीं होगी। महकमा तालीम का टेक्निकल शोबा जहां अब तक एनटीएस के बगैर तकरीयां होती रही हैं, बेटा की मौजूदगी में इसकी कोई जरूरत ना, लिहाजा इससे निजाम तालीम में जब्त करके डाला। तेहरान से इस्तांबुल के रूट को बहाल करेंगे तो हमारी रेलवे को 4 चांद लग जाएंगे। सेंट्रल एशिया में रेलवे की बड़ी ज़रूरत है। आप कोशिश करें ताकि हम पाकिस्तान को रेलवे के ज़रिए दीगर ममालिक के साथ जोड़ें। ये सारे मंसूबे कागज़ों में थे जिनको आप हकीकत बना रहे हैं। कराची में नई शालीमार एक्सप्रेस कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हनीफ अब्बासी की क़यादत में पाकिस्तान रेलवेज़ जदीद निज़ाम की जानिब गामज़न है। मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ कि अब्बासी साहब पाकिस्तान रेलवे के इस बसीदा निज़ाम को जदीद निज़ाम में बदलने के लिए जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जिस तरह आपने पंजाब में पंजाब की गवर्नमेंट के साथ, चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ आपने पार्टनरशिप की है, इसी तरीके से सिंध में आप सिंध गवर्नमेंट के साथ और सिंध चीफ मिनिस्टर के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह बलूचिस्तान में, इसी तरीके से केपी में ये पार्टनरशिप करके आप पाकिस्तान रेलवे को इंशाअल्लाह चंद ही सालों में, मैं समझता हूँ कि इस खत्ते में एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना के आप छोड़ेंगे। फ्रेट सिस्टम को भी आप पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। थरकोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वफाक और सिंध गवर्नमेंट का एक इश्तराक है, 50-50 हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो रकूम आपको दरकार हैं इंशाअल्लाह वो फिलफौर वो आपको हम दिलवाएंगे ताकि जो आपने प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम को, उस टारगेट को अचीव किया जा सके। कराची के आवाम के लिए एक बहुत ही नागुज़ीर मंसूबा है, उसके लिए हम मिलकर पूरी कोशिश अपनी जारी रखेंगे। मुझे यकीन है कि जल्द ये मंसूबा जो है ये इंशाअल्लाह ये एक रियलिटी बनेगा। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबियां मिली। पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखने में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के किरदार की तारीफ की। So no other country has to its credit 90,000 lives laid down in the war against terrorism. Nobody claimed that. No other country can claim that they've lost hundreds of billions of dollars in economic losses. And then we are also a shield, a wall between the terrorists and the rest of the world. There was immense diplomatic engagement at the level of the Prime Minister, at the level of the Field Marshal, at the level of the Deputy Prime Minister. And I think that constant engagement really helped us prove our point to the world. When it came down to the meme war, and the enemy was stunned that our youngsters on social media had actually come up with memes in a very serious situation, and the enemy was wondering what is going on. So even our Gen Z, our younger generation, they played a role with regard to social media. We hosted the SCO Summit, Heads of Government Summit, after 14 years. The Strategic Mutual Defense Agreement taking place with Saudi Arabia, which was, I think, one of the best things to happen to Pakistan in recent history. And the people have taken great pride in that agreement, where the common man has actually gotten involved. And we were in Riyadh. MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने यह कहा है कि हम बल्दियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के 1 पॉइंट एजेंडे पर हुकूमत में शामिल हुए। MQM का आईनी तरमीमी बिल 26वीं तरमीम के वक्त भी पेश किया था। पीपल्स पार्टी बल्दियाती बिल की हिमायत के लिए तैयार नहीं थी। कोई मुतालबा किए बगैर वसी तर मफाद में 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की। 2024 को सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडे पे उनसे हुकूमत में शामिल हुए कि जब हम आपसे उस वक्त हुकूमत में शामिल होंगे कि आप MQM के इस आईनी तरमीम के बिल को अपने नंबर्स के साथ जब भी यह मौका आएगा आप इसकी सपोर्ट करेंगे। जब 26वीं आईनी तरमीम का मौका आया
MQM ने अपना ये बिल पेश किया, उस वक्त हमारा बिल वहीं पड़ा रहा और 1 साल के बाद 27वीं आईनी तरमीम का जब ये मौका आया, हमने सिर्फ एक बात की और मैं शुक्रगुजार हूं वजीर आजम पाकिस्तान के MQM की बिहाफ पर, पीपल्स पार्टी के इंडिविजुअल दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूं। सब ने एक जुबान होकर MQM के इस आईनी तरमीम को 27वीं आईनी तरमीम के साथ लाने की हिमायत की। आइंदा आने वाले महीनों में देखेंगे कि पहली दफा 75 सालों में पाकिस्तान के लोगों को ये आईनी तरमीम इंशाअल्लाह ताला आएगी असेंबली में, अप्रूव भी होगी और लोगों की दहलीज तक इख्तियारात और वसाइल पहुंचेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि MQM ने हमेशा झूठ और बहतान तराशी की सियासत की। 27वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी अदालतें बनी। तरमीम पर बहस की शुरुआत बिलावल भुट्टो की ट्वीट से हुई। इसमें लोकल गवर्नमेंट से मुताल्लिक MQM की कोई बात भी शामिल नहीं थी। इनके चौंचले हैं कि नया सूबा बना देंगे। तो बल्दियाती इंतखाबात में MQM ने बायकॉट किया और जिस बल्दियाती इंतखाबात की वो बात करें उस बल्दियाती निज़ाम के लिए वो खुद उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया। हमेशा झूठ की पॉलिटिक्स की है, बहतान तराशी की पॉलिटिक्स की है। उस पर अगर आप आज ये बात करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ वो बात मुनासिब नहीं है। 27वीं अमेंडमेंट की जो ये शुरुआत बहस की हुई वो एक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ट्वीट से शुरू हुई थी। आईन पाकिस्तान में सूबे बनाने का एक तरीक़ेकार मौजूद है। सिंध की तकसीम नामुमकिन है, कोई ताकत दुनिया में ऐसी नहीं है जो सिंध की तकसीम कर सके। माजी में सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी, जिसके सबसे बड़े खुमियाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुगते। आज़ाद अदलिया की सबसे बड़ी जामिन, सबसे बड़ी मुहाफिज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। 28वीं तरमीम जल्द लाई जाएगी और जल्द पास होगी जो अवामी इशूज़ पर है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का दावा, कहा 27वीं तरमीम के खिलाफ जजेस ने इस्तीफे देने होते तो उसी दिन आ जाते। एक जज को ये जेब नहीं देता कि वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलविस करे। इस्तीफे के साथ ऐसा बयान मुंसलिक करे जिसका एक एक लफ्ज बुग़ज़, अनाद और सियासत पर मबनी हो। किसी ने इस बुनियाद पे इस्तीफ़ा देना था 27वीं तरमीम से मुतासर होके, वो फिर उसी दिन आ जाना चाहिए था जिस दिन 27वीं तरमीम जो है वो पास हुई है। लेकिन 27वीं तरमीम पास करना, आइन को अमेंड करना या उसमें तरमीम करना, ये पार्लियामेंट का हक है और इन तमाम जजेज़ ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है। तो एक जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस किस्म के सियासी एहतजाज में खुद को जो है वो मुलव्वस करें। तो जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं उनके भी जो है वो ज़ाती और सियासी मकासद थे। एक जज के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो एक जज के मनसब पे बैठ के जो है वो सियासी एहतजाज करे। 28वीं तरमीम जो है, जो अवामी इशूज़ हैं कि किस तरह से बेहतर अंदाज से आवाम के मसाइल को हल किया जा सकता है, तो उसके ऊपर बहस जारी है और उस बहस के नतीजे में अगर कोई कंसेंसस होता है तो कंसेंसस के बाद जो है वो 28वीं तरमीम लाई जा सकती है।